नमस्कार। आज हम शरीर की एक ऐसी व्यवस्था पर बात करने जा रहे हैं जिस पर अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन जो चुपचाप हमारे अंदर का वो जो संतुलन है वो बनाए रखती है, ये है हमारी मूत्र प्रणाली। हाँ, जिसे वृक्क प्रणाली या रीनल सिस्टम भी कहते हैं। हाँ, रीनल सिस्टम। आमतौर पर हम इसे सिर्फ गंदगी बाहर निकालने वाला सिस्टम समझ लेते हैं, पर असल में ये उससे कहीं ज्यादा है ना? बिल्कुल, ये शरीर का एक तरह का हाई टेक मैनेजमेंट सिस्टम है, कह सकते हैं। आज हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये गुर्दे, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं। अच्छा। मकसद ये है कि इस जानकारी से सबसे जरूरी बातें निकालें और उन्हें आसानी से समझा जाए। सही कहा, ये तो शरीर के अंदरूनी माहौल का मैनेजर हुआ। तो चलिए फिर गोता लगाते हैं इसमें और देखते हैं कि ये प्रणाली कैसे हमारे शरीर को फिट रखती है। हाँ, बिल्कुल। शुरुआत करते हैं इसके सबसे अहम खिलाड़ियों से, हमारे गुर्दे यानी किडनीज। ये गहरे रंग के राजमा जैसे दिखने वाले दो अंग हैं। एक बात जो मुझे रोचक लगी वो ये कि दाहिना गुर्दा थोड़ा नीचे होता है, लिवर की वजह से शायद। हाँ, ये सही है। लिवर उसे थोड़ा सा नीचे धकेलता है अपनी जगह बनाने के लिए। और देखिए, इन गुर्दों की असली कारीगरी होती है बहुत छोटी छोटी इकाइयों में। अच्छा। जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। हर गुर्दे में अब मानिए लाखों नेफ्रॉन होते हैं। यही वो जगह है जहां खून की सफाई का असली काम होता है। लाखों? बाप रे। हाँ जी। और जानकारी में ये भी जिक्र है कि गुर्दे रेनिन नाम का एक एंजाइम बनाते हैं। रेनिन? हाँ, रेनिन। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभाता है। हाँ, और डॉक्टर कैसे पता लगाते हैं कि गुर्दे ठीक काम कर रहे हैं या नहीं? कैसे? वे खून में सीरम क्रिएटिनिन का लेवल देखते हैं। ये क्रिएटिनिन मांसपेशियों के काम करने से बनता है, और अगर गुर्दे इसे ठीक से साफ नहीं कर पा रहे तो खून में इसका लेवल बढ़ जाता है। अच्छा, तो क्रिएटिनिन लेवल एक तरह का रिपोर्ट कार्ड हो गया गुर्दों के लिए। बिल्कुल, एक इंडिकेटर है। लेकिन सिर्फ खून साफ करना ही इनका काम नहीं है, सही कहा ना? जानकारी में तो कई और बातें भी बताई गई हैं। अरे हाँ, गुर्दे तो मल्टीटास्कर हैं। खून छाना तो देखिए मुख्य काम है ही, जिसमें वे बेकार चीजें और फालतू पानी हटाते हैं। लेकिन इसके अलावा ये और भी बहुत कुछ करते हैं। जैसे कि? एक तो ये एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन बनाते हैं। एरिथ्रोपोइटिन? हाँ, ये हार्मोन हमारी बोन मैरो को लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसीज बनाने का सिग्नल देता है। तो एक तरह से ये खून बनाने में भी मदद करते हैं। अरे वाह। दूसरा, ये विटामिन डी को एक्टिव करते हैं। हम धूप से या खाने से विटामिन डी लेते तो हैं, लेकिन उसे काम लायक बनाने का काम गुर्दे ही करते हैं, और ये हड्डियों के लिए जरूरी कैल्शियम सोखने में मदद करता है। ये तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। फिर ये शरीर के एसिड बेस यानी पीएच बैलेंस को बहुत बारीकी से कंट्रोल करते हैं। पीएच बैलेंस भी? हाँ, और खून में जरूरी मिनरल्स या आयनों का संतुलन बनाए रखते हैं। हाँ, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट। सोचिए, मांसपेशियों और नसों को ठीक से काम करने के लिए इन सब का सही बैलेंस कितना जरूरी है। हाँ, ये तो है। और ये शरीर में पानी की मात्रा यानी ऑस्मोटिक प्रेशर को भी नियंत्रित करते हैं। और हाँ, वो तो है ही, बेकार चीजों को बाहर निकालना। हाँ, जैसे प्रोटीन पचने के बाद बनने वाला यूरिया और मांसपेशियों से आने वाला क्रिएटिनिन। कमाल है। ये तो शरीर के मास्टर केमिस्ट और मैनेजर दोनों हैं। कह सकते हैं। अच्छा, गुर्दों से मूत्र बनने के बाद वो कहाँ जाता है? यहाँ मूत्र वाहिनियों यानी यूरेटर्स का जिक्र आता है। ये दो पतली नलियां हैं, है ना? बिल्कुल। ये नलियां मूत्र को गुर्दों से नीचे मूत्राशय यानी ब्लैडर तक पहुंचाती हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इनमें हर 10-15 सेकंड में थोड़ी थोड़ी मात्रा में मूत्र नीचे जाता रहता है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अच्छा, हर 10-15 सेकंड में? हाँ, पेरिस्टालसिस मूवमेंट से। और फिर आता है मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर। जानकारी के मुताबिक ये एक लचीला, खोखला अंग है जो पेट के निचले हिस्से में होता है। हाँ, जिसे हाइपोगैस्ट्रिक क्षेत्र कहते हैं। ये श्रोणि की हड्डियों से लिगामेंट्स के जरिए जुड़ा रहता है, और इसकी क्षमता आप मानिए लगभग आधा लीटर मूत्र जमा करने की होती है। आधा लीटर? और इसे लीक होने से रोकने के लिए क्या होता है? स्फिंक्टर मांसपेशियां होती हैं शायद। हाँ, बिल्कुल। इसे एक सुरक्षित टंकी की तरह समझ सकते हैं। इसमें 2 दरवाजे या वॉल्व जैसी मांसपेशियां होती हैं, जिन्हें स्फिंक्टर कहते हैं। ये रबर बैंड की तरह कस कर बंद रहती हैं ताकि मूत्र लीक ना हो। अच्छा। और जब मूत्राशय भरने लगता है तो इसकी दीवार में मौजूद नसें दिमाग को सिग्नल भेजती हैं कि भाई अब इसे खाली करने का समय हो गया है। और अंत में है मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा।
वो नली जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकलता है। तो ये चारों हिस्से, गुर्दे, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, एक टीम की तरह काम करते हैं। सही। अब सवाल ये है कि ये मूत्र बनता कैसे है। ये प्रक्रिया भी काफी दिलचस्प लगती है। जानकारी में 3 मुख्य चरण बताए गए हैं। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। हाँ, थोड़ा टेक्निकल है, पर इसे आसान बनाते हैं। आप कल्पना कीजिए कि गुर्दे के अंदर जो नेफ्रॉन है, उसमें एक बहुत ही बारीक छलनी है। छलनी? हाँ, छलनी जैसी संरचना जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। खून तेज दबाव के साथ इस छलनी में आता है। अब दबाव के कारण पानी, ग्लूकोज, नमक, यूरिया जैसी छोटी छोटी चीजें छनकर नेफ्रॉन की नली में चली जाती हैं। ओके। लेकिन खून की बड़ी कोशिकाएं और प्रोटीन जैसे जरूरी बड़े अणु वो छन नहीं पाते और खून में ही रह जाते हैं। ये पहला कदम है सफाई का। अच्छा, तो मतलब बड़ी चीजें रुक जाती हैं, छोटी निकल जाती हैं। बिल्कुल। और दोनों गुर्दे मिलकर हर मिनट लगभग 120 मिलीलीटर तरल छानते हैं। इसी दर को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी GFR कहते हैं। 120 मिलीलीटर प्रति मिनट, ये तो काफी है। तो ये GFR एक तरह से गुर्दों की फिल्टरिंग स्पीड बताता है। अगर ये कम हो जाए, मतलब गुर्दे ठीक से छान नहीं रहे, है ना? एकदम सही पकड़ा। हाँ। GFR गुर्दे की सेहत का एक अहम पैमाना है। खैर, तो पहले चरण में बहुत कुछ छन गया। अब आता है दूसरा चरण, ट्यूबुलर पुनः अवशोषण, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। पुनः अवशोषण मतलब वापस सोखना। तो क्या शरीर छनी हुई चीजों में से कुछ वापस ले लेता है? बिल्कुल सही। यहीं पर सिस्टम की होशियारी दिखती है। देखिए, जो तरल नेफ्रॉन की नली में आया है, उसमें कई काम की चीजें भी होती हैं, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, जरूरी आयन और काफी सारा पानी। हाँ, ये तो फेंकना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। तो जैसे जैसे ये तरल नली से गुजरता है, शरीर इन जरूरी चीजों को वापस खून में सोख लेता है। कुछ चीजें तो आसानी से वापस आ जाती हैं, मतलब पैसिवली, और कुछ के लिए शरीर को थोड़ी मेहनत, थोड़ी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, मतलब एक्टिवली। अच्छा, एक्टिव और पैसिव दोनों तरह से। हाँ, ये पक्का करता है कि सिर्फ बेकार चीजें ही आगे जाएं मूत्र बनने के लिए। मतलब पहले थोक में सफाई, फिर जरूरी सामान वापस अंदर। ये तो बहुत कुशल तरीका है ना? और तीसरा चरण है ट्यूबुलर स्राव, ट्यूबुलर सीक्रेशन। इसमें क्या होता है? क्या अब कुछ और चीजें उस बचे हुए तरल में डाली जाती हैं? हाँ, ऐसा ही कुछ बेकार चीजें, जैसे कि मान लीजिए कुछ दवाइयों के अंश या शरीर में बने अतिरिक्त एसिड, जैसे हाइड्रोजन आयन H+, जो पहले चरण में पूरी तरह से नहीं छन पाए थे, उन्हें खून से निकालकर एक्टिवली इस नली वाले तरल में डाल दिया जाता है। ओके। इसमें कुछ और यूरिया और यूरिक एसिड भी शामिल हो सकते हैं। ये कदम न केवल बची खुची गंदगी को हटाने में मदद करता है, बल्कि खून के pH को संतुलित रखने में भी अहम है। अच्छा, तो ये pH बैलेंस में भी मदद करता है। हाँ, बिल्कुल। तो इन 3 चरणों, फिल्ट्रेशन, पुनर्अवशोषण और स्राव के बाद जो बचता है, वही असल में मूत्र है। सही। इसमें मुख्य रूप से कौन सी बेकार चीजें होती हैं जो शरीर के मेटाबॉलिज्म से बनती हैं? जानकारी के मुताबिक मूत्र में मुख्य रूप से ये चीजें होती हैं। यूरिया, ये प्रोटीन के इस्तेमाल के बाद बनने वाला मुख्य कचरा है। यूरिक एसिड, ये हमारे DNA और RNA यानी न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म से बनता है। ठीक है। क्रिएटिनिन, ये हमारी मांसपेशियों में क्रिएटिन फॉस्फेट के इस्तेमाल से बनता है। अच्छा। और बिलिरुबिन, ये पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने से बनता है और इसी की वजह से मूत्र का हल्का पीला रंग होता है। समझ गई। और जब मूत्राशय भर जाता है तो इसे खाली करने की प्रक्रिया को मिक्चरेशन कहते हैं। ये हमारे कंट्रोल में होती है ना? मतलब हमारा दिमाग इसे नियंत्रित करता है। हाँ, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मतलब CNS के नियंत्रण में होती है। जब मूत्राशय काफी भर जाता है तो दिमाग सिग्नल भेजता है। वो जो स्फिंक्टर मांसपेशियां हैं वो ढीली होती हैं, मूत्राशय की दीवार सिकुड़ती है और मूत्र बाहर निकल जाता है। आमतौर पर हम इसे अपनी मर्जी से रोक या शुरू कर सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया इतनी सटीक और नियंत्रित है। क्या इसमें शरीर के दूसरे कंट्रोल सिस्टम्स जैसे हार्मोन्स का भी कोई रोल है? हाँ, बिल्कुल। हार्मोन्स का बहुत अहम रोल है शरीर में पानी और नमक का संतुलन बनाए रखने में और इस तरह मूत्र की मात्रा और उसके गाढ़ेपन को कंट्रोल करने में। 2 मुख्य हार्मोन्स का जिक्र मिलता है। कौन कौन से? पहला है EDH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ADH? हाँ, इसे आप शरीर का पानी बचाने वाला हार्मोन समझ सकते हैं। जब शरीर में पानी की कमी होती है या खून ज्यादा गाढ़ा हो जाता है तो दिमाग से ये हार्मोन निकलता है। अच्छा। ये गुर्दे की नलिकाओं को ज्यादा पानी वापस सोखने का आदेश देता है। नतीजा, कम मात्रा में गाढ़ा मूत्र बनता है और शरीर पानी बचाता है।
ठीक है, पानी बचाने वाला हार्मोन। और दूसरा है एल्डोस्टेरॉन। ये हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से आता है और इसका मुख्य काम है सोडियम यानी नमक को शरीर में रोकना। सोडियम को? हाँ, जब ये हार्मोन निकलता है तो गुर्दे की नलिकाएं ज्यादा सोडियम और उसके साथ साथ पानी भी वापस खून में सोख लेती हैं। इससे खून की मात्रा और ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ये हार्मोन ब्लड प्रेशर और पानी के संतुलन दोनों को प्रभावित करता है। तो ये हार्मोन्स एक तरह के रेगुलेटर हैं जो जरूरत के हिसाब से पानी और नमक का लेवल एडजस्ट करते रहते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन जब ये सिस्टम ठीक से काम नहीं करता तब क्या होता है? जाहिर है कई तरह की परेशानियां खड़ी हो सकती होंगी। जानकारी में कुछ विकारों का भी जिक्र है। हाँ, जब इस प्रणाली में गड़बड़ी होती है तो कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। कुछ आम समस्याओं का जिक्र है, जैसे कि गुर्दे की पथरी, किडनी स्टोन्स। ओह, वो तो बहुत दर्दनाक होती हैं, सुना है। हाँ, काफी दर्दनाक हो सकती हैं। ये तब बनती हैं जब मूत्र में कुछ खनिज जैसे कैल्शियम ऑक्सैलेट या यूरिक एसिड जमने लगते हैं। ये पथरी गुर्दे, मूत्रवाहिनी या मूत्राशय में फंस सकती है। और फिर हैं संक्रमण यानी इन्फेक्शंस। मूत्रपथ का संक्रमण यूटीआई बहुत आम है। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। खासकर अस्पतालों में भर्ती मरीजों में इसका खतरा ज्यादा रहता है। और अगर संक्रमण गुर्दे तक पहुंच जाए तो उसे पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं, जो कि एक गंभीर स्थिति है। अच्छा, पाइलोनेफ्राइटिस। हाँ, फिर फिल्टरिंग में समस्या आ सकती है, जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें गुर्दे की छलनियों ग्लोमेरुली में सूजन आ जाती है, जिससे उनकी फिल्टर करने की क्षमता प्रभावित होती है। ये क्यों होता है? ये चोट, संक्रमण या कभी-कभी शरीर की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली की गड़बड़ी से भी हो सकता है। मूत्र में खून आना, जिसे हेमाटूरिया कहते हैं, या प्रोटीन आना, एल्बुमिनूरिया, इसके संकेत हो सकते हैं। ओके। फिर हार्मोन संबंधी गड़बड़ी भी हो सकती है, जैसे डायबिटीज इंसिपिडस। ये शुगर वाली डायबिटीज से अलग है। अच्छा। हाँ, इसमें एडीएच हार्मोन की कमी या उसके काम न करने से बहुत ज्यादा पतला मूत्र बनता है, जिसे पॉलीयूरिया कहते हैं, और बहुत प्यास लगती है, पॉलीडिप्सिया। ओह, बहुत प्यास लगना और बार-बार पेशाब आना। हाँ, और सबसे गंभीर स्थिति है गुर्दे का फेल होना, किडनी फेलियर। जब गुर्दे अपना काम ठीक से नहीं कर पाते तो खून में यूरिया जैसी जहरीली चीजें जमा होने लगती हैं। इस स्थिति को यूरीमिया कहते हैं। ये एक जानलेवा स्थिति हो सकती है। यूरीमिया। तो ऐसी गंभीर स्थिति में क्या होता है जब गुर्दे लगभग काम करना बंद कर देते हैं? ऐसी स्थिति में मरीज को डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। हीमोडायलिसिस एक तरीका है, इसे आप कृत्रिम गुर्दा कह सकते हैं एक तरह से। कृत्रिम गुर्दा? हाँ, इसमें मरीज का खून एक मशीन से गुजारा जाता है। मशीन में एक खास फिल्टर होता है, डायलाइजर, जो खून से यूरिया और दूसरी गंदगी, साथ ही फालतू पानी को निकाल देता है। अच्छा। साफ हुआ खून वापस शरीर में भेज दिया जाता है। यह प्रक्रिया विसरण यानी डिफ्यूजन के सिद्धांत पर काम करती है। मतलब गंदगी ज्यादा गाढ़ी जगह यानी खून से कम गाढ़ी जगह यानी डायलिसिस फ्लूइड की तरफ चली जाती है। तो ये मशीन खून साफ कर देती है? हाँ, ये जीवन बचाने वाली तकनीक है, लेकिन इसे नियमित रूप से हफ्ते में कई बार करवाना पड़ता है। ये तो हुई बड़ी बातें। जानकारी में कुछ छोटी मगर रोचक बातें भी हैं। जैसे एक जगह बताया गया है कि शरीर रचना के संदर्भ में प्रॉक्सिमल का मतलब होता है शरीर के केंद्र या धड़ के पास वाला हिस्सा। हाँ, ये नेफ्रॉन के हिस्सों को समझने में मदद करता है, जैसे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। सही। और एक कनेक्शन बताया गया है एडिसन रोग, जो एड्रिनल ग्रंथि का विकार है, और वृक्क एल्ब्यूमिनूरिया यानी मूत्र में प्रोटीन आना के बीच। ये दिखाता है कि शरीर की अलग अलग प्रणालियां कैसे एक दूसरे से जुड़ी हैं। हाँ, ये कनेक्शन महत्वपूर्ण है। ये हमें याद दिलाते हैं कि शरीर एक एकीकृत प्रणाली है, कुछ भी अलग थलग नहीं है। एक और बिंदु था हाइपोगैस्ट्रिक क्षेत्र के बारे में, कि मूत्राशय यहीं स्थित होता है। हाँ, इसलिए अल्ट्रासाउंड या सिस्टोस्कोपी मतलब कैमरे से जांच करते समय इसी क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना होता है अगर मूत्राशय में कोई समस्या देखनी हो। और वो बिंदु भी ध्यान देने लायक है कि अस्पतालों में होने वाले आम संक्रमणों में यूटीआई शामिल हैं। ये स्वच्छता के महत्व को रेखांकित करता है। बिल्कुल। एक और बात थोड़ी उलझाने वाली लगी, जिसका स्रोत MPSAB 2023 बताया गया है कि रक्त का पीएच खुद वृक्क उत्सर्जन में योगदान देने वाला तत्व नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? हमने तो बात की थी कि गुर्दे पीएच नियंत्रित करते हैं। हाँ, ये थोड़ा सूक्ष्म बिंदु है। देखिए, इसका मतलब शायद ये है कि खून का मौजूदा पीएच लेवल सीधे तौर पर ये तय नहीं करता
कि गुर्दे कौन सी चीज बाहर निकालेंगे या नहीं निकालेंगे। अच्छा। जैसे जीएफआर को ब्लड प्रेशर प्रभावित करता है, वैसे पीएच सीधे उत्सर्जन को ड्राइव नहीं करता, बल्कि गुर्दे खून के पीएच को मॉनिटर करते हैं। और अगर वो गड़बड़ होता है, मान लीजिए ज्यादा एसिडिक हो रहा है, तो वे सक्रिय रूप से H+ आयन जैसी चीजों को मूत्र में डालकर उसे ठीक करने का काम करते हैं। ओ, तो वो रिएक्ट करते हैं पीएच पर, पीएच उन्हें ड्राइव नहीं करता। हाँ, कह सकते हैं। वे संतुलन बनाए रखने के लिए काम करते हैं, न कि पीएच के घटने बढ़ने से उनका मूल काम बदल जाता है। अच्छा, अब समझा। तो कुल मिलाकर आज की बातचीत से ये तो साफ है कि मूत्र प्रणाली सिर्फ एक वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो शरीर का एक बेहद जरूरी रेगुलेटर है। खून साफ करना, पानी और नमक का हिसाब रखना, जरूरी हार्मोन बनाना, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में मदद करना। बाप रे, कितने सारे काम। बिल्कुल। ये एक अविश्वसनीय रूप से जटिल और कुशल प्रणाली है। वो नेफ्रॉन की बारीक कारीगरी, मूत्र बनने की 3 चरणीय प्रक्रिया, ईडीएच और एल्डोस्टेरॉन जैसे हार्मोन्स का सटीक नियंत्रण, ये सब मिलकर शरीर के अंदर एक स्थिर और स्वस्थ वातावरण बनाए रखते हैं। ये जानकारी वाकई इस प्रणाली के महत्व और इसकी जटिलता को उजागर करती है। आज की चर्चा से एक बात मेरे मन में घूम रही है। कैसे हमारे खाने पीने, जैसे प्रोटीन हम खाते हैं, और हमारी फिजिकल एक्टिविटी, मतलब मांसपेशियों का जो काम होता है, उससे बनने वाली चीजें जैसे यूरिया और क्रिएटिनिन सीधे हमारे गुर्दों के काम से जुड़ी हैं। गुर्दे लगातार इन बदलते लेवल्स को मैनेज करते रहते हैं ताकि शरीर में संतुलन बना रहे। ये शरीर की एक ऐसी अंदरूनी अर्थव्यवस्था है जो चुपचाप लगातार चलती रहती है और हम उस पर ध्यान भी नहीं देते। ये बहुत अच्छा अवलोकन है। ये दिखाता है कि हमारा खानपान, हमारी मांसपेशियां और हमारी उत्सर्जन प्रणाली कितनी गहराई से एक दूसरे से जुड़ी हैं। सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। उम्मीद है इस गहन चर्चा से श्रोताओं को मूत्र प्रणाली की कार्यप्रणाली और इसके महत्व की एक नई और गहरी समझ मिली होगी।